स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर नंबर 2 का नाम है और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इस मॉडल को 1911 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, इसने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से इसने ये मॉडल पेश किया और इस मॉडल का मकसद ये था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, उसकी अरेंजमेंट कहाँ है। और जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन को 1876 में डिस्कवर किया और प्रोटॉन को 1886 में डिस्कवर किया, लेकिन साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है और प्रोटॉन का पोजीशन एटम में कहाँ है। तो ऐसे में रदरफोर्ड ने इस ख्याल में इस मॉडल को पेश किया और इसी तरह से उसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। जैसे कि लिखा गया, इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम्स। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये जो मॉडल है, ये एक्सपेरिमेंट है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है देखें और इसका वर्किंग क्या है। ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये बेसिकली एक लेड ब्लॉक पर मुश्तमिल है। यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है ये क्या है, एक लेड ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है ना तमाम एतराफ से क्या है बंद है, क्लोज है, लेकिन एक एतराफ से क्या है ये ओपन है। इसके बाद इसी लेड ब्लॉक के अंदर, ये जो लेड ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या किया है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है लाइक की पोलोनियम रखा गया है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करे, तो ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तो ऐसे में ये जो लेड ब्लॉक है इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है जिसका नाम है पोलोनियम है। यहाँ से बीम ऑफ लाइट को यानी बीम ऑफ रेडिएशन, यानी इससे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल को हासिल किया गया है, यानी जो अल्फा पार्टिकल है इनको हीलियम का न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। और इनको हीलियम का न्यूक्लियाई इसलिए कहते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल का मेस है और जो चार्ज है वो एक हीलियम के न्यूक्लियाई जितना होता है। तो लिहाजा एक हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और जहां पर इसके अंदर और इसका जो चार्ज है +2, इतना ही अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज होता है, इसका मास। तो इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर हम अल्फा पार्टिकल को हम नॉर्मली हीलियम का न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ से देखें आप कि ये बीम ऑफ पार्टिकल को हासिल किया गया है, ये डायग्राम में दिखाया गया है। और फिर उसके बाद सामने एक बहुत ही थिन एक गोल्ड फॉयल, और गोल्ड फॉयल एक बहुत ही थिन है और इसका जो जो थिकनेस है ये 0.0000 यानी 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, गोल्ड का फॉयल इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड आसानी से इसका थिन जो है ना इसकी थिननेस हम बढ़ा सकते हैं, इसको मजीद थिन कर सकते हैं। दूसरे मेटल को इतना थिन करना मुश्किल होता है। ये जो सामने आपको ये प्लेट नज़र आ रही है ये बेसिकली क्या है, एक गोल्ड का फॉयल है। और इसके बाद ये एक सर्कुलर जो एक वो है स्क्रीन लगाया गया है, ये बेसिकली क्या है, एक जिंक सल्फाइड से बना हुआ एक स्क्रीन है। और ये जो ये एक स्क्रीन है और इसको जिंक सल्फाइड से कोटेड किया गया है और ताकि आने वाले रेडिएशन की निशानदेही की जाए कि वो रेडिएशन कहाँ पर बम्बार्डमेंट करेंगे, यानी कहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। और इसका वर्किंग ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, यानी जो लेड ब्लॉक इसके अंदर से अल्फा रेज को हासिल किया
और इसको बम्बार्डमेंट किया यानी गोल्ड के फॉइल पे, और जिसके नतीजे में बहुत सारे रेडिएशन यहाँ पर देखे स्कैटरिंग हो गए। जैसे कि मैंने लिखा, ही bombarded a very thin gold foil about 0.00004 centimeter in a thickness with alpha particles. He used alpha particles, a helium nuclei that are double positively charged, यानी helium +2। इसके बाद ये जो बम्बार्डमेंट करने के बाद रदरफोर्ड को 3 ऑब्जर्वेशन, यानी इसको 3 मुशाहिदात हो गए। ऑब्जर्वेशन, अभी हम इसके ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा। तो ये एक्सपेरिमेंट के दौरान रदरफोर्ड को 3 मुशाहिदात हो गए। पहला मुशाहिदा ये हुआ, आपको ये ऑब्जर्वेशन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एटम का जो मॉडल मैंने बनाया हूँ, ये एटम है। तो इसको यानी इसी जो गोल्ड फॉइल है, इससे एक एटम मैंने लिया और इस एटम के अंदर आपको अल्फा रेडिएशन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हूँ। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया थिन फॉइल में, ये थिन फॉइल का एटम है, एटॉमिक लेवल का स्ट्रक्चर है, तो देखता है कि मोस्ट ऑफ दिस पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू फॉइल। वो देखता है कि तमाम के तमाम पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, तकरीबन काफी हद तक पार्टिकल्स सारे यानी इस गोल्ड फॉइल से गुजरते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखें आप गुजरते हैं। ये पहला मुशाहिदा है। दूसरा मुशाहिदे में देखता है ओनली फ्यू पार्टिकल्स आर वेर स्लाइडली डिफ्लेक्टेड। वो देखता है बहुत ही कम पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पीछे, यानी वो स्लाइडली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखिए ये स्लाइडली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद तीसरे मुशाहिदे में देखता है 1 million was deflected through a angle is greater than 90 degree from the straight line। तो इसी तरह से मैं आपके लिए ये चीज करेक्शन कर दूं, यानी पहले मुशाहिदे में वो देखता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, यानी पहला मुशाहिदे में देखते हैं कि तमाम के तमाम पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, तकरीबन पार्टिकल्स वो बिल्कुल सीधा आगे पास हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे मुशाहिदे में देखता है ओनली फ्यू पार्टिकल वेर स्लाइडली डिफ्लेक्ट। कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बिल्कुल पीछे की जानिब, यानी बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसको हम स्लाइडली डिफ्लेक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम बैक भी कह सकते हैं। आप इसकी जगह में बैक लिखें, इसको हम दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। जो है ना, बहुत ही फ्यू पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बैक यानी डिफ्लेक्ट हो रहे, पीछे की जानिब वापस पीछे आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट में वो कहता है, मुशाहिदे में देखता है 1 मिलियन का मतलब तकरीबन 10 लाख was deflected through a angle greater than 90 degree from their straight path। वो कहते हैं तकरीबन 10 लाख के करीब पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यानी ग्रेटर देन द 90 डिग्री में क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि काफी पार्टिकल सीधे आगे जा रहे हैं, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ पार्टिकल पीछे बैक हो रहे हैं, यानी जिसको स्लाइडली डिफ्लेक्ट भी कह सकते हैं या बैक भी कह सकते हैं। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि तकरीबन 10 लाख तक जो पार्टिकल हैं, यानी अल्फा जो रेस है वो, यानी इसके साथ बिल्कुल सेंटर में टच करके ये क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा ग्रेटर देन 90 डिग्री में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद यानी रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन को पेश किया। अच्छा, पहला कंक्लूजन क्या है, वो कहता है सिंस मेजोरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। वो कहता है कि मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल बिल्कुल सीधा सीधा आगे जा रहे हैं, यानी कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई बाय एन एटम मस्ट बी क्या है, एम्प्टी। यानी पहला पॉइंट से उसने ये नतीजा निकाला कि मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल जब ये जो है ना पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ये बिल्कुल पास हो रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि एटम के काफी जो हिस्सा है वो खाली है, तभी तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बगैर अनडिफ्लेक्टेड किए बगैर ये आगे पास हो रहे हैं। ये है इसका पहला कंक्लूजन। अब दूसरा कंक्लूजन में वो कहता है
The deflection of a few alpha particles through the angles greater than 90 degree show these particles are deflected by electrostatic repulsion between positive charge alpha particles and positively charged part of the atom. ये कहता है कि कुछ पार्टिकल देखे आप, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन में, ये पार्टिकल देखे आप, ये बिल्कुल पीछे की जानिब भी जा रहे हैं और इसी तरह से देखें ये ग्रेटर देन दी 90 डिग्री में भी जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एक रिपल्जन होता है, एक अट्रैक्शन होता है। जैसे कि पहले बात हो गई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्जन है ये बेसिकली ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये +2 चार्ज रखते हैं, इनका नेचर +2 है। तो अब ये +2 चार्ज ये जो सेंटर में जब इसके साथ टकराते हैं तो ये बिल्कुल या तो 90 से ग्रेटर डिफ्लेक्ट हो या बिल्कुल पीछे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि एटम बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन शो करता है। रिपल्जन का मतलब आने वाले चार्जेस अल्फा है, तो इसका मतलब एटम के सेंटर में भी क्या है, प्लस चार्ज है। अगर माइनस चार्ज होता तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हम लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन एटम के सेंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन हो रहा है क्योंकि आने वाले अल्फा चार्ज में प्लस है, तो एटम के सेंटर में भी क्या है, प्लस चार्ज, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन शो करता है। ये है इसका दूसरा कंक्लूजन। अच्छा, तीसरा कंक्लूजन ये है कि मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि काफी हद तक बड़ी पैमाने पर जो अल्फा पार्टिकल जो है ये मैसिव है, यानी बहुत बड़े हैं, हेवी है। हम हेवी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है ये बेसिकली अगर ये हेवी नहीं होते इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में तो इलेक्ट्रॉन इनको ब्लॉक कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट से कि मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको इलेक्ट्रॉन ने डिफ्लेक्ट नहीं कर सके, ये देखिए डायरेक्ट पास हो गए। तो इस पॉइंट से हम ये बात निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे ज़र्रात हैं और वो भी एक दूसरे से दूर दूर हैं। अगर एक जगह में एक्युमुलेट होते हैं तो आने वाले अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन भी इनको रोक देते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक लाइटर पार्टिकल है। पॉइंट नंबर 3 से ये बात पता चला। और दूसरा ये बात भी समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर है। तो ये 3 कंक्लूजन है। अब इन 3 कंक्लूजन को सामने रखते हुए रदरफोर्ड ने प्लेनेटरी मॉडल यानी एक मॉडल पेश किया। देखिए मेरे आपके सामने ये जो है ना, ये बेसिकली ये प्लेनेटरी मॉडल ऑफ रदरफोर्ड है। तो ये जो प्लेनेटरी मॉडल है ये प्लेनेटरी मॉडल इसलिए कहा इसको कि इट इज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। लाइक देखिए आप, रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश किया और ये मॉडल देखे आप, बीच में बिल्कुल न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इस मॉडल को रदरफोर्ड ने प्लेनेटरी इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह सूरज है यानी सन है, उसके गिर्द देखे प्लेनेट रिवाल्व कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि बिल्कुल एटम का जो न्यूक्लियस है वो सूरज की तरह सेंटर में है और जो प्लेनेट जो है अपने ऑर्बिट में रिवाल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, यानी वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इसलिए कि जिस तरह से सूरज एक सेंटर में है सोलर सिस्टम में और उसके गिर्द ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट में प्लेनेट है, ये रिवॉल्व करते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इसका प्लेनेटरी मॉडल भी बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह है। तो ये मॉडल पेश किया। अब इस मॉडल पेश करने के बाद फिर रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स बने, क्योंकि एग्जाम में आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये सवाल अलग से भी आ सकता है। तो अब इसी प्लेनेटरी मॉडल के बेस पर रदरफोर्ड ने कहा एक जो एटम होता है वो नॉर्मली न्यूट्रल होता है,
न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन है इतने इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा पॉइंट में कहता है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला एक डेंस मीडियम है और उस डेंस मीडियम को न्यूक्लियस कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया, द मेस ऑफ एन एटम इज ए कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तीसरा पॉइंट में कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है और उनको ऑर्बिट्स कहते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल्स कॉल्ड क्या है, ऑर्बिट। इसके बाद तीसरा पॉइंट में कहता है कि द सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी बिटवीन द पॉजिटिव एंड यानी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि एटम के अंदर एक सेंट्रिपिटल फोर्स पाई जाती है और ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है यानी इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर की तरफ क्या करता, अट्रैक्ट करता है। तो रदरफोर्ड कहता है ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है। जिस तरह मैंने पहले बात की थी, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, जो कि सेम चार्जेस को रिपल करते हैं, लेकिन ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम रिपल्जन नहीं कहेंगे। तो एटम के अंदर एक सेंट्रिपिटल फोर्स पैदा होती है जो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है। ये बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पैदा होती है। ये 4 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद इसमें एक और जो है पॉइंट ये है कि डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये एग्जाम में अलग से भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स लिख। इस मॉडल के डिफेक्ट्स तो 3 हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक हमने 2 डिफेक्ट्स मेंशन है बुक में, तो हम 2 डिफेक्ट्स पे बात करते हैं। जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश किया तो क्लासिकल फिजिक्स वालों ने इसके ऊपर कुछ एजम्पशंस लगाए, यानी कुछ सवालात उठाए। तो इनका पहला सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉन एक बीइंग अ चार्ज पार्टिकल है, और ये जब चार्ज पार्टिकल है तो डेफिनेटली एनर्जी क्या करेगा, कंटिन्यूसली एमिट करेगा और न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने के दौरान अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिवॉल्विंग के दौरान क्या करेगा, कंटिन्यूसली अगर एनर्जी एमिट करते जाएगा, जैसे कि रदरफोर्ड के पॉइंट्स पर इन्होंने तबसरा किया, अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में आएगा और फिर उसके बाद वहां से कम होगी, फिर इनर। तो इसी तरह से एटम का साइज स्मॉलर से स्मॉलर होते जाएगा। आखिर में क्या होगा, एटम का साइज, एटम कोलैप्स होगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। ये इल्जाम यानी क्लासिकल फिजिक्स वालों ने लगाया। तो बाद में इसको सोल्व किया गया है और इसको बोहर ने पेश किया एक नया मॉडल इसी के बेस पर। तो जैसे कि लिखा गया, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स एन इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विद एमिट energy continuously while revolving around the nucleus. Thus, the orbit of the revolving electron becomes smaller and smaller until it would fall into the nucleus. This would collapse the atomic structure. लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि रदरफोर्ड का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इमिट करता रहेगा तो फिर डेफिनेटली यानी उस एटम का जो स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा, लेकिन हकीकत में एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता है। फिर दूसरा जो है ना ड्रॉबैक उन्होंने पेश किया, वो ये किया कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अगर एनर्जी एमिट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के गिर्द हर वक्त एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन एटम में देखा गया तो हाइड्रोजन एटम में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता है, बल्कि इसमें लाइन स्पेक्ट्रम हासिल किया गया है। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक एटम है तो इसमें लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, यानी इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम है ये डिसकंटिन्यूस मैनर में बनते हैं।
तो ये बात भी गलत साबित हुआ कि अगर वाकई में रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक अगर एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट होगी तो डेफिनेटली एटम के गिर्द हमेशा कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन देखा गया हार्डवेयर एटम में कि एटम में कभी भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता है बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये दो जो हमारे पास ड्रॉबैक्स थे जो कि जिनको हम डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से पढ़ते हैं।